जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो दोस्तों, जैसा कि क्लास 10 का बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो उसी के लिए जो हमारी प्रीतम एकेडमी की क्लास 10 की फैमिली मेम्बर है, उनका बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से मार्क्स आए, वो अच्छे से स्कोर करें, उनका नाम रोशन हो, उसके लिए जो हमारी जो प्रीतम एकेडमी की टीम मेंबर है, उन्होंने जो आपका विज्ञान का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसका टोटल 71 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया है। और ये जो 71 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम के बेसिस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो आपका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये एग्जाम के बेसिस पर बहुत ही वेटेज वाला सब्जेक्ट है। आपको पता ही होगा, इससे बहुत ही सारा प्रश्न पूछा जाता है मेरे दोस्तों एग्जाम में। तो आप लोग सोच के देख सकते हो कि आज का वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो क्वेश्चन जो रेडी किया गया है हमारी टीम के द्वारा, ये आपका एग्जाम में तो मदद करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। साथ ही साथ ये आपको आगे चल के आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मदद करेगी। आपका जो अंदर का जीके जीएस है उसको भी निखारेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल को भी बूस्ट करेगी, यानी कि आपको चारों तरफ से मदद करेगी दोस्तों। तो आपको क्या करना होगा, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए और सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। वैसे मैं आपके लिए एक चीज़ बता दूँ कि ये जो सारा क्वेश्चन है, ये हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है मेरे दोस्तों, वहाँ पे अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हो। जो मैं यह वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट से शूट कर रहा हूँ। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक होगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग डायरेक्टली वहाँ से इस वेबसाइट में एंटर कर सकते हो और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सकते हो। ये हम लोग देख सकते हो कि ये हमारा जो प्रीतम एकेडमी का ऑफिशियल वेबसाइट है उसका बैनर है। तो आप लोग इस तरह करके यहाँ से सारे क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो और इसका लाभ उठा सकते हो, ठीक ना। तो चलिए, आज का जो ये 71 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं और इसको रीड करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको कहीं भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुझे जहाँ पे लगेगा कि मुझे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। और मुझे जहाँ तक लगेगा कि एक्सप्लेनेशन हो सकता है, मैं वहाँ तक करूँगा। तो आपको कहीं भी कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है मेरे दोस्तों, वो है किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरण किस प्रकार गमन करती है। जाहिर सी बात है, कोई भी प्रकाश पारदर्शी माध्यम में ही गमन करती है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है, यानी सीधी रेखा में गमन करती है, वो दौड़ती है सीधी रेखा में, याद रखिएगा। वो कभी भी जिक जैक या टेढ़ा मेढ़ा कभी नहीं चलती है। हाँ, भले वो किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद वो अपना मार्ग चेंज कर सकती है, लेकिन वो कभी भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगी, याद रखिएगा, ठीक। तो इसका जो सीधी रेखा हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक ना, सीधी रेखा में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं ऑप्शंस को पढ़ के ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि 71 क्वेश्चन बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, मुझे ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो को रिकॉर्ड करने में, इसीलिए आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर को बताऊँगा, ठीक ना। चलिए, अगला जो प्रश्न है हमारा, निर्वात में प्रकाश की चाल है। दोस्तों, आपको पता है वो जो निर्वात होता है उसमें प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि एक नंबर का ये जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा प्रश्न है, देखिए, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो आपको पता ही होगा उत्तल दर्पण का मतलब, याद रखिएगा, कोई मोटा आदमी जिसका तोंद किस तरह निकला हुआ होता है, इस प्रकार। तो यही दोस्तों उत्तल दर्पण का आकृति होता है, याद रखिएगा, ठीक। आपको पता होगा इसमें एक मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आती है, और जब कई सारी किरण आती है इस तरह से, तो एक जगह पे ये किरण जो होती है इकट्ठी होती है, और वो जो एक जगह होती है वो दोस्तों फोकस कहलाती है। और आपने चिन्ह परिपाटी का नियम भी पढ़ा होगा, जो हमारी नई काट्य तल की चिन्ह परिपाटी का नियम है, वो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है दोस्तों कि आप लोग देखिए, जैसे कि ये आपका उत्तल दर्पण होता है और ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक ना। मुख्य अक्ष को आप लोग एक्स एक्सिस मान लीजिए, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट तो पढ़ा ही होगा, तो इसको आप लोग एक्स एक्सिस मान लीजिए। और दर्पण जहाँ पे इस एक्सिस को काट रही है, वहाँ पे इसको आप लोग मूल बिंदु मान लीजिए, और यहाँ पे इस हॉरिजेंटली वर्टिकली आप लोग क्या कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए और इसको आप लोग वाई एक्सिस मान लीजिए, ठीक। अब आपको बाकी चीज़ तो पता ही होगा, जब भी इधर एक्स एक्सिस के लिए आता है तब उसे पॉजिटिव लिया जाता है, जब इधर लिया जाता है यानी कि इधर बाईं ओर ले आता है तब इधर नेगेटिव लिया जाता है, इधर दाईं ओर पॉजिटिव लिया जाता है। और जब ऊपर की ओर ले आता है वाई एक्सिस में तब पॉजिटिव लिया जाता है, और जब ऊपर की नीचे की ओर जब वाई एक्सिस में ले आता है तब नेगेटिव लिया जाता है। ये चीज़ आपको पता ही होगा।
और यही दोस्तों नई चिन्ह परिपाटी का नियम है दोस्तों, जो कि आपका क्लास 10 के विज्ञान के चैप्टर में है। तो आपको आप दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आपको क्वेश्चन को अब फिर से समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन का गया उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है। इस मुख्य अक्ष को जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसे आप लोग एक्स एक्सिस मान लीजिए। तो फिर आप बताइए, और इसको आप लोग मूल बिंदु मान लीजिए। मूल बिंदु किधर, यानी कि दाहिनी ओर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, आपको पता ही होगा। और जो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होता है इस साइड कहीं पे होता है, यानी कि दाहिनी ओर होता है, तो दाहिनी ओर पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए जो इसका फोकस दूरी हो जाएगा मेरे दोस्तों धनात्मक हो जाएगा, ठीक ना। अब अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछे, जैसा कि आपका 4 नंबर का क्वेश्चन में नजर आ रहा होगा, तो फिर क्या कीजिएगा। आपको पता होगा जो अवतल दर्पण होता है दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है। जब मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरण आती है यहाँ पे, तो वो इस साइड में, यानी कि ये जो मूल बिंदु है जिसको हम लोगों ने एक्स एक्सिस माना था, जिसे मैं थोड़ा देर पहले एक्सप्लेनेशन किया, उसके हिसाब से इधर देखिए बाईं ओर की तरफ है, और बाईं ओर की तरफ नेगेटिव लिया जाता है। तो इसकी जो फोकस दूरी हो जाएगी मेरे दोस्तों ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा लेंस की बात कर लेते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है आपका, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। दोस्तों आपका जो अवतल लेंस होता है कुछ दिखने में इस प्रकार का होता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक ना। और जब ये जो इसकी मान लीजिए इसकी क्या हो जाएगी, इसकी मुख्य अक्ष हो जाएगी, ठीक ना। और जिस जगह पे इसको काटेगी मुख्य अक्ष को, जिस दर्पण, तो उसको आप लोग क्या मान लीजिए, मूल बिंदु मान लीजिए। और आपको पता होगा कि ये जो आपका अवतल लेंस है इसमें जब भी प्रकाश किरण आती है तो वो इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक ना, मतलब पार हो जाती है, रिफ्लेक्ट नहीं पार हो जाती है, ठीक ना। और इधर कहीं पे आके इसका फोकस बनता है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो आपका मूल बिंदु है इसकी बाईं ओर, किधर बाईं ओर आपका इधर फोकस मिलता है, इसीलिए इसका जो इस अवतल लेंस का जो फोकस दूरी हो जाएगी वो ऋणात्मक होगी मेरे दोस्तों। आपको आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। चलिए 6 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। अब थोड़ा उत्तल लेंस की बात करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा जो उत्तल लेंस होता है वो कुछ दिखने में इस प्रकार का होता है। जब मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आती है तो आपको दर्पण से, मतलब इस लेंस से पार होने के बाद इस जगह पे इधर आके केंद्रित होती है। और इधर क्या है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग मूल बिंदु मानते हो तो इस साइड में है, यानी कि इधर दाहिनी ओर है, तो दाहिनी ओर धनात्मक लिया जाता है। इसीलिए जो जिसका लेंस का, इस उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होगा वह धनात्मक होगा मेरे दोस्तों। अब चलिए 7 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो मैं दोस्तों आपको 2 चीज में आपको बता देता हूँ, ठीक ना। ये जो मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि लेंस का अगर बीम यहाँ पे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, कि वास्तविक होगा कि उल्टा होगा। उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। दर्पण के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और एक मैं लेंस के लिए भी अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और साथ ही साथ मैं एक आवर्धन के लिए भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यानी कि टोटल 3 लेक्चर इसके बाद में और बनाऊंगा, ठीक ना, जो फेस वीडियो होगा, ठीक ना, बोर्ड पे मिलूंगा। तो आपको उसको देखना है तो आपका डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, इससे आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, ठीक ना। तो जो आपका 7 नंबर का प्रश्न है इसमें आपको समझा देता हूँ, ठीक ना। आपको पता ही होगा जब भी सीधा प्रतिबिंब की बात करती है तब उसका आवर्धन पॉजिटिव लिया जाता है, और जब भी उल्टी प्रतिबिंब की बात करती है तब उसका जो आवर्धन होता है वो नेगेटिव होता है। आपको याद रखना, ठीक ना। और आपको ये भी पता होगा आभासी के साथ ही सीधा लगता है और वास्तविक के साथ ही उल्टा लगता है। तो क्वेश्चन क्या कहा गया, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो सीधा का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, धनात्मक आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक ना। आगे जो आपका 8 नंबर का प्रश्न है, लिखा हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। जैसा कि मैंने बोला कि आभासी के साथ सीधा लगता है, वास्तविक के साथ उल्टा लगता है, और उल्टा प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, नेगेटिव होता है। और चूंकि क्वेश्चन में वास्तविक पूछा गया है इसीलिए इसका जो आपका आवर्धन होगा वो ऋणात्मक जाएगा मेरे दोस्तों, इसीलिए ऋणात्मक सही हो जाएगा, ठीक ना। वैसे अगला जो वीडियो में लूंगा उसको देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अब जो मैंने थोड़ा देर पहले आपको कोऑर्डिनेट वाला खेल समझाया, मैंने आपको बताया नई कायत्य चिन्ह परिपाटी के बारे में, अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। तो आई होप कि आपको इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, जो नई कायत्य चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर, यानी कि प्लस वाई एक्सिस के अनुदिश, ठीक ना, मापी जाने वाली दूरियां मानी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोग इसको, जैसे ये मुख्य अक्ष इसको आप लोग एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको वाई एक्सिस मान लीजिए, और ये जो मुख्य एक्सिस है इसके ऊपर की ओर लंबवत, यानी कि 90 डिग्री में जब ऊपर की ओर जाते हो, यानी देख लीजिए ये वाई एक्सिस के ही ना अनुदिक है, तो क्या लिया जाता है दोस्तों, इसके लिए पॉजिटिव लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यही अगर नीचे की तरफ होता तो इससे नेगेटिव लिया जाता, ठीक ना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा नई कायत्य चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर प्लस वाई एक्सिस के अनुदिक मापी जाने वाली दूरियां
तो यहाँ पे दोस्तों बस थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है क्वेश्चन में, माइनस वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक ना, मापे जाने वाली दूरी, ठीक ना। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक ना, तो इसका ऋणात्मक सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 11 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु के दाई की ओर, ठीक ना, मूल बिंदु के दाई की ओर यानी कि प्लस एक्स एक्सिस की ओर मापे जाने वाली दूरियां होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये अगर आपका मुख्य अक्ष इसको अगर एक्स एक्सिस मानते हो, ये आपका मूल बिंदु, तो इस साइड आपका पॉजिटिव लिया जाता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर इधर बात करती तो फिर क्या हो जाता दोस्तों, इधर नेगेटिव हो जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा, इधर अगर बात होता तो इधर नेगेटिव हम लोग लेते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल अक्ष के बाईं ओर, जैसे कि मैंने आपको बताया उधर क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, तो इसीलिए इसका सही आंसर ऋणात्मक हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है दोस्तों, याद रखिएगा, जो अवतल लेंस की क्षमता होती है उसको हम लोग पी से, कोई भी क्षमता को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, पी का फॉर्मूला होता है 1/f होता है। और जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है दोस्तों, वो कुछ दिखने में इस प्रकार का होता है। देखिए ये आपका अवतल लेंस, देखिए अवतल लेंस आपका दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है। और जैसे कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो जब फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो फॉर्मूला में एफ के साथ माइनस लेगा, तो आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी जो पी आएगा आपका ऋणात्मक आएगा, यानी इसकी जो क्षमता होगी दोस्तों वो ऋणात्मक हो जाएगी, यानी कि ये जो ऋणात्मक सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। आएगा जो है हमारा प्रश्न, किस लेंस की सहायता से किसी एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का संकेंद्र उष्मा द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। दोस्तों उसे उत्तल लेंस द्वारा, आप लोगों ने बचपन में एक क्रियाकलाप किया होगा, एक इस प्रकार का एक आईना आता था दोस्तों, ठीक ना, आप लोगों ने किया होगा। उसे हम लोग क्या करते थे, सनलाइट में लेके जाते थे, तो एक छोटा सा यहाँ पे सूर्य का प्रतिबिंब बनता था, और यहाँ पे हम लोग माचिस की तिल्ली लेकर जाते थे, वो तिल्ली जल जाता था कुछ देर के पश्चात। तो वो जो लेंस है वो क्या है, वो वही क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे दोस्तों, तो वो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए 15 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। गोले लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है दोस्तों, उसे द्वारक कहते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा, उसे हम लोग द्वारक कहते हैं, तो इसका सही आंसर द्वारक हो जाएगा, ठीक ना। आगे का जो है हमारा प्रश्न मेरे दोस्तों, आगे का देखिए हमारा क्या प्रश्न है, सो वाहनों के पश्च दृश्य, जिसको हम लोग विंग मिरर बोलते हैं, ठीक ना, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, आपको पता होगा उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा उत्तल दर्पण भले छोटा सा होता है, लेकिन वो पीछे का बहुत बड़ा दृश्य उस छोटे से दर्पण में नजर आ जाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आईने में गाड़ी के जो पश्च दृश्य दर्पण होता है उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि हमें उस छोटे सा आईना में पीछे का एक बड़ा सा भाग नजर आए और हम लोग अच्छे से सेफली ड्राइविंग कर पाए, ठीक ना। ये आप लोग पापा से पूछेगा तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक, पापा से एक बार पूछ लीजिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न पर आते हैं। सेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं दोस्तों, सेविंग जो हम लोग जो दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करते हैं, वैसे हम लोग सामान्यतः गांव में क्या करते हैं कि हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, पर स्पेशली जैसे आप लोग बड़े बड़े सैलून में जाइएगा या फिर स्पेशल जहाँ पे दाढ़ी बनाया जाता है वहाँ पे देखिएगा वहाँ पे अवतल दर्पण डाला जाता है, ठीक ना, तो इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में दर्पण लिखा हुआ है, ठीक ना, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। टॉर्च में प्रकाश समांतर किरण कुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, टॉर्च में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक ना। दर्पण जब भी पूछा गया है, जब भी समांतर किरण पुंज की बात करें तो उसे अवतल दर्पण याद रखिएगा, ठीक। सर्च लाइट में प्रकाश समांतर किरण कुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, इसमें भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो इसका जो अवतल दर्पण हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब जो हमारा 21 का प्रश्न है, देखिएगा, वाहनों के अग्रध्रुव यानी कि जो हेडलाइट्स होता है में प्रकाश समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया, समांतर की बात करें और जब दर्पण की बात करें तो सीधा रखिएगा अवतल दर्पण, ठीक ना, तो इसका अवतल दर्पण आपका करेक्ट हो जाएगा। 22 का जो हमारा प्रश्न है, देखिएगा, दंत विशेषज्ञ दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, इसमें भी दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। आप लोग देख सकते हो कि अवतल दर्पण का कितना सारा उपयोग है, यानी कि अवतल दर्पण हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, याद रखिएगा, ठीक। अब जो 23 का प्रश्न आता है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, तो दोस्तों उसका लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक किस चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं, तो यानी कि लेंस का जो क्षमता है उसे हम लोग किससे डिनोटेट करते हैं दोस्तों, तो उसे बड़ा डी से डिनोट करते हैं, ठीक ना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता होती है
तो दोस्तों अब हम लोग उत्तल लेंस की क्षमता, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात किया था कि उत्तल लेंस आपका जो दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है, और जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तो वो पार होकर इस जगह पे संकेंद्रित होती है, यानी कि इस जगह पे इकट्ठी होती है, और चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार इधर क्या होता है दोस्तों, इधर पॉजिटिव ले आता है, इसलिए इसका धनात्मक सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव लिया जाता है, आपको पॉजिटिव लिया जाता है, इसलिए इसका सही हो जाएगा। मैं आपको फिर से इसको थोड़ा सा अच्छा सा एक्सप्लेनेशन करता हूँ। इधर तो पॉजिटिव उसका क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये आपका लेंस था, ठीक ना, इधर आपका संकेत होते है, तो इधर क्या होती है, फोकस पॉजिटिव होती है। और चूंकि क्षमता पूछा गया क्वेश्चन में, और पी का क्या क्षमता किससे डिनोट करते हैं, पी से, और पी बराबर क्या होता है 1/f होता है, और एफ चूंकि पॉजिटिव है इसलिए पावर भी इसका एफ हो जाएगा। नहीं तो आप लोग अभी बोलते हैं सर आप तो फोकस दूरी की बात कर दिए, लेकिन क्वेश्चन में तो क्षमता है। तो दोस्तों बात बराबर, जब भी आपका फोकस दूरी ऋणात्मक होगा तो क्षमता भी आपका ऋणात्मक होगा, फोकस दूरी पॉजिटिव होगा तो आपका जो क्षमता हो जाएगा वो भी पॉजिटिव होगा, आपको याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? दोस्तों वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगी, ठीक ना, आपको ये वाला याद रखना है, ठीक ना। वैसे मैं इसके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस बीम का, क्या क्वेश्चन देखिएगा, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? जब भी उत्तल लेंस और अवतल दर्पण की बात करें और प्रतिबिंब और बीम की साइज अगर समान हो, इस टाइप का अगर क्वेश्चन नजर आए आपको, तो याद रखिएगा हमेशा वो जो बिंब होगा और जो प्रतिबिंब बनेगा वो दोनों ही का दोनों वक्रता केंद्र पर होगा, चाहे वो उत्तल लेंस की बात करें चाहे वो अवतल दर्पण की बात करें, परंतु होना चाहिए तो उत्तल लेंस होना चाहिए या तो फिर अवतल दर्पण होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब जो हमारा 28 का प्रश्न है मेरे दोस्तों, किसी शब्द को डिक्शनरी में पाए गए छोटे साइज के अक्षरों को ठीक से पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? आपको पता होगा इसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और उत्तल लेंस क्यों करते हैं? क्योंकि ये छोटे अक्षरों को बड़े रूप में हम लोग को देखने में मदद करता है और साफ हमको नजर आ जाता है, इसलिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। आगे है, किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस दर्पण का उपयोग करेंगे? दोस्तों सबसे पहला जो है आपका ऑप्शन वही सही हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस का। तो याद रखिएगा, आगे थोड़ा हम लोग देख लेते हैं क्यों इसका बात किए। सो हम लोग देखिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का तो हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, इसीलिए तो ये होगा ही नहीं। और यहाँ देखिए यहाँ पे 25 mm वाले फोकस दूरी वाले समतल दर्पण की तो उपयोग करेंगे नहीं, और खासकर समतल का एकदम नहीं, तो ये हो ही नहीं सकता। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल, फिर यहाँ अवतल लेंस की बात की गई, तो इसीलिए बचा एक उत्तल लेंस 5 सेंटीमीटर वाला है, तो इसीलिए 1 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न बात है, निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो जैसे कि आपको बताया था हम लोगों ने कि उत्तल दर्पण का जो होता है दृष्टि क्षेत्र ये बहुत बड़ा होता है, ठीक ना, याद रखिएगा वाला। जैसे कि उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी में जो पश्च दृश्य दर्पण होता है उसके लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि हमें छोटे से आईने में पीछे का बहुत बड़ा दृश्य नजर आए, ठीक ना। 31 का प्रश्न, निम्न में किस द्रव्यात्मक माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिकतम है? दोस्तों देखिए इसके लिए आपको ये जो सारणी इसको याद करना पड़ेगा। वैसे टेंशन मत लीजिए, ये आपके एग्जाम में बहुत ही कम पूछा जाता है, ठीक ना। तो ये इस सारणी की मदद से आपको ये सारा क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में आपका है, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया हुआ है वायु, फिर जल, फिर बेंजीन, फिर ये सभी। तो ये सभी तो होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है इन तीनों में से कोई एक तो ज़्यादा कम होगा ही। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको सारणी में देखते हैं हम लोग, ठीक ना। सारणी में सबसे पहले ऑप्शन हमारा वायु, जल और बेंजीन। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वायु है, यहाँ पे वायु मिल गया, फिर जल मिल गया, फिर उसके बाद फिर आपका जल हो गया इधर, और आगे भी देखते हैं हमारा वायु हो गया, जल हो गया, और एक होता है बेंजीन नीचे में देखिए, और बेंजीन का सबसे ज़्यादा है तो इसलिए बेंजीन सही हो जाएगा। तो आई होप कि इस सारणी को देख के आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को कर लोगे। जो सबसे देखिए जिसका मान सबसे ज़्यादा होगा उसी का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। उसी तरह ये वाला भी आप लोग देख के कर सकते हो, हीरा का तो सबसे ज़्यादा होता है, आप लोग देख सकते हो सारणी में, तो इसका सही आंसर हीरा ही हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग देखिए सारणी में यहाँ पे हीरा सबसे नीचे है, 2.41 होता है। अब देखिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये कौन सा कथन सत्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसका जो फॉर्मूला देखिए एकदम हुबहू एनसीईआरटी का फॉर्मूला छाप दिया है। क्या हो जाएगा? R = 2F। दोस्तों इसको इस प्रकार भी दे सकता था, R = 2F के जगह पे ये भी दे देता था, R/2 = AF दे देता, ये भी सही हो जाता दोस्तों। तो इस तरह करके हेर फेर करके ऑप्शन आपको दे सकता है, ठीक ना। बस आपको याद रखना है मेजर R = 2F, ठीक ना। इसको आप लोग सॉल्व करके और भी कई सारे आंसर बना सकते हो, ठीक ना। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा।
दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र आपको पता होगा 1/v + 1/u = 1/f होता है, ठीक ना। एक नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आएगा प्रश्न है, अवतल दर्पण को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों अवतल दर्पण जो होता है उसे हम लोग अभिसारी दर्पण बोलते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। दूसरा नाम इसका, उत्तल दर्पण को अन्य किस नाम से जाना जाता है। उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, यानी सॉरी अपसारी दर्पण, ठीक ना, उसका नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे लेंस की बात कर लेते हैं। अवतल लेंस का अन्य नाम क्या होता है दोस्तों, तो उसे हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, उत्तल लेंस का अन्य नाम क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा अभिसारी लेंस कहते हैं उसको। अब चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक ना। अगला प्रश्न जो है हमारा, कम फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है, ठीक ना। कम फोकस दूरी, तो आपको पता होगा क्षमता P बराबर होता है 1/f। तो ये आपको देख के नजर आ रहा होगा, जब क्षमता ज़्यादा होगा तब P कम होगा, और जब क्षमता मतलब F जब ज़्यादा होगा तब P कम होगा, और जब F कम होगा तब P ज़्यादा होगा। और चूंकि F क्या दिया आपका, F कम दिया हुआ है, यानी P ज़्यादा होगा, यानी अधिक आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अधिक फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है। अब अधिक फोकस दूरी होगी तो यानी कि क्षमता कम होगी, यानी कम सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। आपको पता है उसका आभासी तथा सीधा होता है, यानी कि जो 2 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे गए प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। उत्तल लेंस की पूछी गई तो आभासी तथा सीधा बनता है, ये आपको पता ही होगा मेरे दोस्तों। और ये अगर यहाँ पे अगर अवतल लेंस होता तो भी क्या, अवतल दर्पण होता तो भी क्या होता है दोस्तों, आभासी तथा सीधा हो जाता, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो दोस्तों उसकी जो प्रतिबिंब बनेगी वो उसकी स्थिति अनंत पर होगी, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। जब उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखेगा तो वो अनंत पर बनेगा, ठीक ना, याद रखिएगा वाला। आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र और निर्देशित प्रकाशीय किरण परावर्तन के पश्चात दोस्तों उसी पथ में वापस लौट जाती है, ठीक ना, याद रखिएगा। ये वाला क्या होता है, उसी पथ में वापस लौट जाती है। जैसे कि देखिए उत्तल दर्पण दिया गया आप लोगों को, ये वाला आपको पता ही होगा। जब उत्तल दर्पण आपको दिया गया है उसके प्रकाशीय केंद्र, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, इसकी वक्रता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र नहीं वक्रता केंद्र। जैसे कि इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये आपकी फोकस होगी, ये आपकी वक्रता केंद्र होगी। जब भी प्रकाश किरण कोई वक्रता केंद्र पर उस वक्रता केंद्र पर आती है और टकराती है तो परावर्तन के पश्चात वो उसी पाथ में लौट जाती है, आपको पता होगा ये चीज, ठीक ना। ये चाहे उत्तल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण की बात करें, लेंस की बात करें, किसी की भी बात करें, ये सब में फॉलो होता है, ठीक ना। ये नियम है इसका, ठीक ना। 46 का क्वेश्चन है हमारा, अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन। मैंने अभी आपको बोला चाहे कुछ भी हो, जब भी वक्रता केंद्र पर गुजरेगी तब वो उसी पथ में लौट जाएगी, यानी कि उसी पथ के अनुदिश वापस लौट जाएगी, सही आंसर हो जाएगा। आप देखिए, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरण परावर्तन के पश्चात, तो दोस्तों जब भी मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो वो मुख्य फोकस से गुजरती है, याद रखिएगा, ठीक। ये सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों, निर्गत किरण। यानी कि एक चीज याद रखिएगा, लेंस कहा गया है इसलिए हम लोग निर्गत वर्ड का यूज करेंगे, निर्गत किरण, क्योंकि लेंस आर पार हो जाता है किरण, ठीक ना, क्योंकि लेंस के एक पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक ना। निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हटती है, ठीक ना, आपको ये चीज पता होगा। देखिए क्वेश्चन में मैं आपको समझाया था, देखिए मुझे आपका मान लीजिए मुख्य अक्ष, ठीक ना, क्वेश्चन आपको कहा गया अवतल लेंस, तो मैं आपको यहाँ पे एक अवतल लेंस बना के देता हूँ, ठीक ना। ये मान लीजिए आपका एक अवतल लेंस है, ठीक, ये आपका मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब भी कोई किरण आती है तो वो इस प्रकार से वो क्या होती है, पार हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हो ये मुख्य अक्ष से इधर क्या इसकी दूरी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे तो यानी क्या है, दूर हटती जाएगी, यानी कि ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। 49 का क्वेश्चन, मुख्य अक्ष से गुजरने वाली किरण उत्तल लेंस में परावर्तन के पश्चात जो किरण निर्गत होगी वो आपको पता होगा मुख्य के समांतर हो जाएगी। यानी कि आपको पता ही होगा जब भी क्या आपका जो उत्तल लेंस है, अब उत्तल लेंस का आपको पता है 2 फोकस दूरी होता है, यहाँ मान लीजिए आपका 2 फोकस होता है, ये आपका फोकस है। इधर से जब भी आपकी कोई किरण आएगी तो दोस्तों याद रखिएगा, और जो आपका उत्तल लेंस है उसमें परावर्तन के मतलब उसमें टकराने के बाद जब वो पार होगी तो वो क्या होगी, मुख्य के समांतर जाएगी, ठीक ना। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात बिना विचलन के निर्गत हो जाती है। आपको पता ही होगा कि आप चाहे कोई भी लेंस लीजिए, दर्पण लीजिए, ठीक ना,
जब भी प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है, जब भी प्रकाशीय केंद्र, या फिर देखिए जैसे मान लीजिए आपका दर्पण होता, तो ये भी क्या हो जाता है दोस्तों, इसको देखिए जैसे आपका लेंस है, इसका प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे है, जब भी प्रकाशिक केंद्र से कोई भी प्रकाश गुजरती है तो वो डायरेक्ट पार हो जाएगी, ठीक ना, वो ना, और किधर भी वो नहीं घूमेगी, डायरेक्ट पार हो जाएगी, किधर भी टकरा के रिफ्लेक्ट नहीं करेगी ना, वो पार होने के बाद विचलित होगी, कुछ नहीं होगी, डायरेक्ट पार हो जाएगी। और यही केस दर्पण में भी होता है और यही केस लेंस में भी होता है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था। जब भी प्रकाशिक केंद्र की बात करें, यही जो जब भी ये मूल बिंदु की बात करें, जब भी मूल बिंदु की या फिर प्रकाशिक केंद्र की बात करें तो वो बिना विचलन के सीधे पार हो जाएगी, ठीक ना, याद रखिएगा वाला। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। दोस्तों याद रखिएगा वो फोकस पर होता है, आप लोगों ने चीज पढ़ा होगा। 52 का जो प्रश्न है हमारा, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। दोस्तों उसकी जो स्थिति होगी प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूरी के बीच होती है, याद रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। दोस्तों वो फोकस पर होती है, ठीक, इसे आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मेरे टाइम पे पूछा गया था। तो ये क्या हो जाएगा इसका, मिट्टी, क्योंकि हम लोग जल से भी बना सकते हैं, कांच से भी बना सकते हैं, पारदर्शी प्लास्टिक से भी बना सकते हैं, पर मिट्टी से कदापि नहीं बना सकते हैं। नंबर 55 का जो प्रश्न है, किसी पारदर्शी माध्यम में रखे आयताकार कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण, यहाँ पे खाली घर में आपको बढ़ना, उत्पन्न करती है। दोस्तों वो विस्थापन तो उत्पन्न करती है पर पार्श्व विस्थापन यानी कि बहुत कम विस्थापन उत्पन्न करती है, इसलिए ये सही हो जाएगा, ना कि विस्थापन, ठीक ना। विस्थापन का मतलब होता है कि हो सकता है ज़्यादा विस्थापन उत्पन्न करे, हो सकता है कम विस्थापन उत्पन्न करे, लेकिन पार्श्व विस्थापन का एक सटीक सा मतलब वह होता है कि कम विस्थापन, तो इसलिए ये सही हो जाएगा, ठीक। 56 का, यदि अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, देखिए आवर्धन का चीज़ है, ये चीज़ हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, तो मैंने बोला इसके लिए अलग से वीडियो मुझे लेना पड़ेगा, मैं ले लूँगा। और जैसे कि स्थिति वाला हो सकता है, जो मैंने भी आपको थोड़ा देर पहले बताया कि इसकी स्थिति फोकस पर होगी, अनंत पर होगी, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, इसके लिए भी हो सकता है कि मेरे दोस्तों को दिक्कत हो, तो उसके लिए भी मैं आपको अलग से 2 वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल 3 वीडियो बना दूंगा, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल मैं आपको भी आंसर बता देता हूँ, बस मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूँ, देखिए क्या है सो। यदि अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m=-1 हो तो प्रतिबिंब स्थिति क्या होगी? बस सीधा सा लॉजिक याद रखिए, जो आवर्धन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। और बताइए जब भी अनुपात जब भी किसी का होता है तो वो 1 कब आता है? जाहिर सी बात है जब ऊपर की संख्या और जब नीचे अंश और हर जब समान होता है, डिनोमिनेटर जब समान होता है तभी 1 आता है। तो ऐसा कब होगा? जब प्रतिबिंब और बिंब की स्थिति मतलब उसकी ऊंचाई समान होगी। और ऐसा कब होता है? खासकर अवतल दर्पण में। तो ऐसा तभी होता है जब वो आपका जो होता है वो वक्रता केंद्र पर होता है, क्योंकि वक्रता केंद्र पर जितनी बड़ी आपकी बिंब होती है उतनी ही बड़ी आपकी क्या बनती है दोस्तों? प्रतिबिंब बनती है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और चूंकि ये जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनता है, इसीलिए जब भी उल्टा बात करें जैसे मैंने पहले बताया तो आवर्धन माइनस में होगा, इसलिए इसके -1 होता है। इसलिए जो अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर का प्रश्न, यदि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m=+2 हो तो यह दर्पण किस प्रकार का होगा? दोस्तों इसका याद रखिएगा, वो जो होगा अवतल दर्पण होगा, क्योंकि जो आपका उत्तल दर्पण होता है उसका जो आवर्धन होता है वो हमेशा प्लस तो होगा ही, वो हमेशा प्लस होता है, क्योंकि उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। याद रखिएगा, जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और हमेशा 1 से छोटा बनता है, ठीक ना, क्योंकि उसका जो प्रतिबिंब बनता है मेरे दोस्तों वो छोटा बनता है। और प्रतिबिंब जब छोटा होगा तो उसका अनुपात देखिए, प्रतिबिंब मान लीजिए आप प्रतिबिंब या बिंब है, तो अगर प्रतिबिंब का मान कम है बिंब से तो याद रखिए बिंब का मान अगर बड़ा है, यानी हर में अगर आपका बड़ा है अंश में छोटा है, तो जाहिर सी मान इसका जो मान आएगा वो 1 से छोटा ही आएगा। तो इसीलिए उत्तल दर्पण में क्या होता है कि वो पॉजिटिव मान देता है, क्योंकि उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है और साथ ही साथ वो 1 से छोटा बनता है। तो क्वेश्चन में देखिए 1 से तो छोटा है नहीं, गोटा गोटे मान 2 है और प्लस पॉजिटिव है, तो बचा एक ही का कि समतल दर्पण जो होता है दोस्तों याद रखिएगा 3 तरह का दर्पण होता है, उत्तल, समतल और अवतल। तो उत्तल तो होगा नहीं जैसा कि मैंने आपको बता दिया। समतल का जो आवर्धन होता है दोस्तों वो हमेशा
+1 होता है और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका प्रतिबिंब और बिंब की साइज समान होती है और सीधी बनती है, इसीलिए आभासी तथा सीधा होता है, इसीलिए हमेशा +1 बनेगा। तो समतल दर्पण तो होगा नहीं, बचा अवतल दर्पण, इसीलिए इसका सही आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा। क्यों होगा +2 क्यों, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यदि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -2, जैसे कि मैंने आपको बताया अवतल दर्पण यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मैंने तो आंसर आपको बता दिया। यदि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m = -2 हो तो यह दर्पण किस प्रकार होगा। जैसे कि मैंने बताया समतल तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए एक ही क्राइटेरिया, सिंगल क्राइटेरिया कि +1, और आपको बोर्ड में पूछा जाता है दोस्तों समतल दर्पण का आवर्धन +1 क्यों होता है, तो आपको आंसर लिखना है, ठीक। और यहाँ पे देखिए -2 दिया हुआ है, तो माइनस जो होता है याद रखिएगा, माइनस प्लस जो होता है वो अवतल दर्पण में होता है, पर जो उत्तल दर्पण में सिर्फ प्लस होता है और 1 से कम होता है, तो इसीलिए सिर्फ एक चीज बता अवतल दर्पण, इसीलिए इसका अवतल दर्पण करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। जो हमारा 59 का प्रश्न है मेरे दोस्तों, क्या देखिएगा, यदि किसी दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m = ½ हो तो वो दर्पण होगा। आपको पता ही होगा दोस्तों कि हाफ कहा गया, ठीक ना, और प्लस है इसीलिए क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। यही अगर हाफ का था और माइनस रहता तो ये फिर ये चेंज हो जाता, ये अवतल दर्पण हो जाता, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब वीडियो लूंगा तो आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यदि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m = -1 हो तो बिंब की स्थिति कहाँ होगी, बिंब की स्थिति क्या होगी। दोस्तों याद रखिए, जैसे कि पहले जो क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन होगा, आवर्धन 1 कब होगा, जब प्रतिबिंब और बिंब की जो साइज होगा वो समान होगा। और ऐसा कब होता है, बस एक ही पोजीशन पे होता है, जब जो आपका बिंब होता है वो वक्रता केंद्र पर होता है, ठीक ना, और प्रतिबिंब भी वहीं पे बनता है। और चूंकि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है दर्पण, इसीलिए ये अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। समान फोकस दूरी वाले अवतल तथा उत्तल लेंस की संपर्क में रखने पर जो संयुक्त होता है उससे क्या बनता है दोस्तों, तो आपको पता है उससे कांच का निर्माण हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग देखिएगा तो वो कांच बन जाएगा, कांच की तरह व्यवहार करेगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे हम लोग निर्गत कोण कहते हैं, आपको पता होगा उसे निर्गत कोण कहते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, जिस लेंस का माध्य तल उभरा हुआ हो वह लेंस कहलाता है। आपको पता होगा तोंद जैसा मैंने आपको पहले बताया उभरा हुआ होता है, सब लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार का होता है मेरे दोस्तों, ठीक। सही आंसर उत्तल लेंस। 65 का क्वेश्चन है, जिस लेंस का तल मध्य तल यानी बीच में उसका तल धंसा हुआ होता है तो वो किस प्रकार लेंस होता है दोस्तों, वो अवतल लेंस होता है। सही आंसर अवतल लेंस होगा। और अवतल लेंस देखने में कुछ इस प्रकार होगा, देखिए मध्य में ये अंदर की ओर घुसा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग अवतल लेंस कहते हैं, ठीक। 66 का प्रश्न है, मानव नेत्र किस प्रकार किस लेंस की तरह कार्य करता है। आपको पता होगा मानव नेत्र जो होता है वो एक उत्तल लेंस का भाग होता है, ठीक ना। उत्तल लेंस उसमें होता है, ठीक ना, तो इसका सही आंसर उत्तल लेंस हो जाएगा। दर्पण आवर्धन, ठीक ना, दर्पण आवर्धन सूत्र होता है, दर्पण आवर्धन का सूत्र होता है। आवर्धन को हम लोग छोटा एम से सूचित करते हैं, और जो दर्पण का आवर्धन होता है दोस्तों वो देखिए क्या होता है, सो ठीक ना। आवर्धन जो होता है उसका एम से लिखते हैं, m = होता है h/h = -v/u होता है, आपको पता होगा। तो ऑप्शन m = क्या लिखा है, h/h, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि h/h होता है। देखिए m = -v/u, हाँ यहाँ पे -v/u भी है, और देखिए m = h/h भी होता है, यानी कि b और c दोनों हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, जैसा कि मैंने बहुत पहले बताया p = 1/f होता है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। हो सकता था कि क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा के दे दे, ठीक ना, तो आपको घूमना नहीं है दोस्तों, ठीक ना। क्या करेगा, देखिए भागा में 10 जाकर गुना हो जाएगा, p/f = 1 दे देता, तो इस तरह भी हो सकता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। लेंस का आवर्धन m सूत्र क्या होता है। अब यहाँ पे लेंस का आवर्धन पूछ दिया, आगे दर्पण का था तो लेंस का पूछ दिया गया। और आपको पता होगा जो लेंस का आवर्धन होता है वो होता है छोटा m = h/h = v/u। यहाँ पे वहाँ पे माइनस होता था, यहाँ पे माइनस नहीं होता, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक ना, लेंस वाला में। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर का प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया वो हमेशा एक ही हो सकता है, और क्या होता है, +1 होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लेंस सूत्र होता है, अब लेंस सूत्र पर थोड़ा बात कर लेते हैं। दर्पण सूत्र पर बात कर लिए तो क्या हो जाएगा, 1/u - 1/v = 1/f होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक। तो इस तरह करके हमारा 71 जो क्वेश्चन है इसका कलेक्शन पूरा होता है। वीडियो अगर आपको पसंद लगा तो वीडियो प्लीज लाइक कीजिएगा, ठीक ना। जाहिर सी बात है अगर आप लोग इतना देर देख रहे हो तो वीडियो आपको पसंद लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।